खाद्य पदार्थों को लेकर एफडीए ने जारी की नई गाइडलाइन। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में कर्मचारियों को पहनना होगा पहचान पत्र। उत्तराखंड में महिला नीति लाने की तैयारी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी के लिए केदारनाथ उपचुनाव, साख की लड़ाई। कांग्रेस ने भी कसी कमर, हो सकता है उलटफेर। राज्य के 25,000 उपनल कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। नियमितीकरण की आस पर लगा ब्रेक। मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर के उत्तराखंड में इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम खराब होने पर खेत में उतारा। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विजयादशमी के अवसर पर पंचांग गणना के बाद तय हुई थी तिथि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं रामनगर की खबर से। रामनगर की अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का IMPCL के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण करके इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमा हुए। तो वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इस फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही पदयात्रा में कर्मचारी व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिभाग करते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये IMPCL की दो यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा आज ये मार्च आयोजित किया गया है। इसको बेचने के जो सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का, उससे डरे हुए हैं, उसके खिलाफ इनका मार्च है। क्योंकि ये IMPCL हमारे लिए भी नाक का सवाल है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए है, जिस समय मैं सांसद था तो ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उस समय लगी थी। शंकरानंद जी और नारायण दत्त जी केंद्र सरकार के मंत्री थे और इंदिरा जी के आशीर्वाद से ये लगी थी यहाँ। तो छोटी यूनिट है मगर लाभ कमा रही है। 18-20 करोड़ हर साल लाभ कमा रही है। देखिए, आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा फैक्ट्री जिसमें आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा इत्यादि दवाएं बनती हैं और सन 78 में इसकी नींव माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने रखी थी और तब से यहाँ ये जो हमारा अनुभाग है ये लगातार प्रॉफिट में काम कर रहा है। और अब सुनने में ये आया है कि जो कर्मचारी आशंकित हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी आशंकित हैं, जो लगभग 1000 लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। और आशंका यह है कि सरकार इसको जो है इसका निजीकरण करने जा रही है, इसका विनिवेश करने जा रही है, जिसको लेकर आज हमने सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में और राज्य सरकार के विरोध में कर्मचारियों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ यहाँ पर हमने एक पदयात्रा निकाली है। यदि सरकारों की आंखें फिर भी नहीं खुली तो निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस फैक्ट्री को बचाने के लिए किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इस सीजन में चारधाम यात्रियों की कुल संख्या 41 लाख पार हो चुकी है। हालांकि अब चारधाम यात्रा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आगामी कुछ दिनों में चारों धामों के कपाट 6 महीने के लिए बंद होने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा से उत्तराखंड सरकार को राजस्व प्राप्ति के साथ स्थानीय व्यापारियों और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे एक तरफ से राज्य के आर्थिक में भी वृद्धि कहा जा सकता है। न केवल उत्तराखंड वरन आसपास के राज्यों के अलावा नेपाल के नागरिक भी चारधाम यात्रा के सहारे गुजर बसर करने देवभूमि आते हैं। ऐसे में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने के बावजूद धामी सरकार के कुशल प्रबंधन और व्यवस्था के चलते इस बार यहां आने वाले यात्रियों ने इंतजामों की सराहना की। केदारनाथ धाम में मंगलवार तक आपको बता दें 13,67,567 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 11,18,348 व गंगोत्री धाम में 7,53,397। तो वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 6,60,333 तीर्थयात्री हाजिरी लगा चुके हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब दरबार में अब तक 1,83,722 व गौमुख में अब तक 8,993 भक्त मत्था टेक चुके हैं। तो वहीं अभी भी यात्रियों का केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। अकेले केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10,000 के पार तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।
विगत एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा है बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है और धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफ़ी वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण से मार्ग बाधित हुए थे, खास करके जैसे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेजी के साथ में जो राहत और पुनर्वास के पुनर्स्थापना के कार्य संचालित किए गए, उसके कारण व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू कर दी गई थी। और वर्तमान में जिस गति से श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या हमारे धामों में पहुंच रही है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में कपाट बंद होने तक बड़ी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचेंगे। बढ़ते आगे खबरों में, टिहरी जनपद के घनसाली में आई आपदा से कई गांवों को भारी खतरा हो गया था। अब जाकर प्रशासन ने परिवारों का विस्थापन शुरू कर दिया है। इनमें तीनगढ़ गांव सहित अन्य गांवों का विस्थापन भी होना है, जो खतरे की जद में शामिल है। इस संबंध में जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पिछले दिनों बालगंगा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आपदा आई थी, जिसके संबंध में जिला स्तरीय समिति ने कुछ गांवों का विस्थापन को अनुमोदित किया है, जिनमें मुख्यतः गांव तीनगढ़ के समीप भूमि मिली है, जो कि 72 परिवार हैं, जिनको हमारे द्वारा 4 लाख 5 लाख अनुमान्य धनराशि दी जा रही है, जिससे घर बना सकें और साइट डेवलपमेंट के कार्य हो सके। साली में बालगंगा में जो विभिन्न गांव में आपदा आई थी, उसमें आज हमने कुछ गांव के विस्थापन का जो प्रस्ताव है उसको जिला स्तरीय समिति ने अनुमोदित किया है, जिसमें मुख्यतः तीनगढ़ के 72 परिवार हैं, जिनको समीप ही भूमि मिली है, जिसमें उन्होंने भी सहमति दी है। और उसमें हमने प्रत्येक परिवार को 4 लाख, कुछ को 5 लाख और कुछ अन्य धनराशि जो अनुमान्य होती है वो धनराशि उनको दी जाएगी, जिसमें वो अपनी भूमि पर घर बना सकते हैं। और भूमि का आवंटन और वहाँ पर जो साइट डेवलपमेंट का कार्य वो भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी गाँव हैं गुत्तू घाटी के भी, जहाँ पर भी हमने आज विस्थापन उनको अप्रूव किया है। कुल मिलाकर जो हमने आज देखा है करीबन 110 परिवारों का कुल मिला के विस्थापन की आज अनुमति दी गई है। और भी कुछ परिवार, अभी कुछ गाँव शेष हैं, जिनको अगली बैठक में किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग चल रही है, जिस पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी के नाम पर पंजीकृत आधे हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि जब्त कर ली गई, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये जमीन ली गई थी उसके लिए जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देर कर दी हुजूर आते आते, तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप आपकी सरकार ने किया था उसको धोने में 4-5 साल लग गए। जल्दी उस पाप को धो कर और अच्छा भू कानून लाओ, जो कि व्यापक होना चाहिए, जिसमें भू सुधार, भू उपयोग जैसे कई पहलू हो सकते हैं। यदि आ रहे हैं तो मैं कहूँगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अभी जितना विलम्ब करोगे उतना वो पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ, और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीनों की खरीद से ही संबंध है, उसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीज़ों से भी, भू उपयोग से, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही संपूर्ण कार्यालय का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आने तक समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हों। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आमजन को बेवजह ना लटकाया जाए। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के बी इंटर कॉलेज परिसर में 5 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर
की है। कुमाऊं द्वारा महोत्सव की पहली शाम प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर के नाम रही। मैथिली ठाकुर ने अपने सुंदर भजनों और कुमाऊनी व गढ़वाली लोकगीतों को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले कुमाऊं द्वारा महोत्सव में उत्तराखंड के 1 दर्जन से ज्यादा लोक गायक अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हमारा कल्चर बहुत रिच है। भारत का ही कल्चर बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावकारी है। उसी में आज जो कुमाऊं महोत्सव का यहाँ पर श्री गणेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, उसमें ठाकुर मैथिली जी है और भी अन्य कलाकार हमारे यहाँ पर हैं। हमारे कैसे कल्चर हैं, हमारी नेवली क्या है, हमारे झोड़े क्या है, हमारे खम्माज क्या है, हमारे जो सीजनल गीत चलते हैं, सीजनल बसंत के मौसम का, बारिश के मौसम का, जाड़ों के दिनों का, हर तरह की जो हमारी संस्कृतियाँ हैं वो आज यहाँ पर उजागर होंगी। जो नई पीढ़ी है उसको जो पुरानी पीढ़ी है हमारी वो साक्षात्कार कराती है। इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी कि किस तरह का व्यक्तित्व हमारे मध्य है, कैसा पूजनीय व्यक्तित्व हमारे मध्य है, उसी के अनुरूप हमारे ढोल के 1000 ताल हैं हमारे ढोल सागर में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे मैं पहली बार कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उनके बीच में अपने भजनों को लेकर उपस्थित रहूँगी। काफ़ी खुश हूँ, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा। रुक करते हैं अगली खबर का। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पूर्व में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए हैं। फर्जी एजेंसियों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होने पर 5 अन्य पीड़ितों व उनके परिजनों द्वारा प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन नाम की फर्म द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी करने के संबंध में एसएसपी देहरादून से मुलाकात कर अपने शिकायत प्रार्थना पत्र दिए गए थे। देखिए, जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और ख़ासकर मैंने देखा है जो बाहर के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी। जो युवा पहाड़ों से आके यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं, उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनका वीज़ा नहीं बने और उन चारों की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालनवाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण करने वाले विभागों को निर्देशित किया था कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढे हर हाल में भर जाने चाहिए ताकि लोगों को खराब सड़क के कारण परेशानी ना हो। सीएम के निर्देश पर काफी जगह इसका असर देखने को मिला लेकिन टिहरी जनपद के दूरस्थ गांव में कोड़ारना गांव को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क पर पड़े गड्ढों को ना तो अधिकारियों ने सुध ली और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। ग्राम सभा कोड़ारना के लिए है। ये बड़ोगल से कोड़ारना और आगे अमेंडी, भेड़ाखरक, घेरा। किस ब्लॉक में आती है? ये ब्लॉक है इसका फकोट में आता है, ब्लॉक में नंदनगर तहसील के अंदर आता है। अच्छा। और विधानसभा इसका वो है नंदनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल टिहरी में आती है। गड्ढे मुक्त करने की बात सरकार ने कही थी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़क आपकी, क्यों? गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, पर लेकिन कुछ बोल रहे थे कि अभी शुरू होने वाला है कि काम इसमें की दिक्कतें होती हैं सड़क में। इसमें बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, पत्थर बाहर निकल गए हैं पूरी रोड के, जो पहला वो था इसका सब निकल गया है अभी। तो इसमें तो दिक्कत तो है ही, बच्चे भी जाते हैं गाड़ी में, कोई गिर भी जाता है, कोई कैसे ही हो जाता है, तो दिक्कत बहुत होती है सर इसमें गड्ढों में। बच्चे आते हैं सुबह स्कूटी के लिए, दूध या स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं तो कोई गिरते हैं, किसकी बाइक स्लिप होती है, रात को टंकी तो काफ़ी है सर। तो गाँव की अनदेखी के कारण ये भी कि जिला दूर हो गया? हाँ, जिला दूर हो गया सर, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है खास। कौन सा जिला पड़ता है? जिला टिहरी गढ़वाल। अच्छा, इसलिए दिक्कत है। जी सर। तो जैसे हमारी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, नहीं हुई? नहीं हुई सर, अभी तक तो हुई नहीं। बहुत गड्ढे हैं? हाँ, बहुत गड्ढे हैं सर। हाँ, बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत दिक्कत है सर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीआरएफ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एसडीआरएफ नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक अभ्यास किया गया, जिसके अनुपालन में उत्तराखंड राज्य में स्थापित नैनीताल रोपवे में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन में संयुक्त मॉक अभ्यास के दौरान भारत सरकार के निर्देशों पर एसडीआरएफ की टीम ने रोपवे में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान केबल कार को तकरीबन 2 घंटे तक हवा में लटकाने के बाद उसमें फंसे यात्रियों को रस्सियों के सहारे सकुशल रेस्क्यू कर जमीन पर लाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान 2 घंटे तक रोपवे को पर्यटकों के लिए बंद रखा गया। आपको बता दें कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या देखते हुए नैनीताल में हर वर्ष रोप की सुरक्षा की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी के चलते पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि ओरिजिनल सिनेरियो में यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितना भी सरकारी अमला यहाँ पर डिपार्टमेंट काम करता है, जैसे एसडीआरएफ हो गया और रुद्रपुर में हेडक्वार्टर है एनडीआरएफ का, वो हो गया, और हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, फायर, पुलिस और जिला प्रशासन का जो जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के लोग हो गए, और भी एजेंसी जितनी हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे हम ओरिजिनल सिनेरियो में इसको अंजाम देंगे, इसलिए किया गया। और मॉक ड्रिल का मेन मोटिव ये है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है उनके दिल में 10 किस्म के सवाल होते हैं, उन सवालों को मिनिमाइज करने के लिए, उनके अंदर विश्वास की भावना को जगाने के लिए हमने ये मॉक ड्रिल की। इनके उद्देश्य है कि ऐसी स्थिति में जो यात्रियों के अंदर भय बनता है या जो लोग परेशान रहते हैं कि हम कैसे उतारे जाएंगे या हम कोई चोट ना लग जाए, तो ऐसी मॉक ड्रिल जब वो देखते हैं हम सकुशल लोगों को उतार रहे हैं तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इस तरीके से सेफली पैसेंजर्स को ट्रॉली से उतारा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की आयोग ने तारीख घोषित कर दी है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और द्वितीय केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ परिषद क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए गए और आज पूरा देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। वैश्विक रूप से भी पूरे देश दुनिया में प्रधानमंत्री भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। विकास की प्रगति और तेज गति से आगे बढ़ेगी। केदारनाथ में तो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास की राजनीति को अपनाएंगे। केदारनाथ में बड़े अंतर के साथ जीतेंगे, ये भी उन्होंने दावा किया। देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई, और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में देर शाम जिलाधिकारी प्रशासक नगर निगम सबिन बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की, जहां इस दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाकर नाराजगी जाहिर की। हमने अपनी फील्ड टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा आगे, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में जिलाधिकारी देहरादून साबिन बंसल के निर्देशों के बाद मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ से निर्मित 212 कारों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के संचालक को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है, जिसको लेकर मंगलवार को एसडीएम मसूरी अनामिका के नेतृत्व में परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, पुलिस और नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों द्वारा पार्किंग का निरीक्षण किया गया और पार्किंग को संचालन किए जाने को लेकर कार्य योजनाएं तैयार की गई। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक मुकेश ठाकुर द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिस पर विचार विमर्श किया गया। बिल्कुल पार्किंग संचालित हो पाएगी। ये इस समय पर्यटन विभाग इसको देख रहा है। 32 करोड़ की पार्किंग बनी है, तो इसके लिए इस समय हम लोगों ने सोचा है कि इस पार्किंग को पूर्ण तरीके से चलाया जाए। अभी हम लोग प्लान कर ही रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से हम गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करवा के शटल सेवा को यहाँ से करें। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि पिक्चर पैलेस की तरफ एक शटल सेवा जारी रखी जाए और एक शटल सेवा जो है हम किताबघर की तरफ करें। तो उसके लिए हमें प्लान आउट कर रहे हैं। आज तो देखने के लिए आए हैं और परसों को डीएम साहब और कप्तान साहब का विजिट है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या फिजिबल और क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल को फिर से शुरू किया गया। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदाओं की तलाशी को लेकर ऑपरेशन स्माइल का संचालन किया गया। 15 अक्टूबर से 2 माह तक चलने वाले ऑपरेशन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। 2 महीने तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत विशेषकर नाबालिग बच्चियों को बरामद करना है। उन्होंने बताया कि 2015 से उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे। आज से हम 2 महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है, हम माइनर्स है, उन पर हमारा विशेष ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।